हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे। देवनागरी लिपि क्या है, किन किन भाषाओं में इस लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, साथ ही साथ इसके बारे में क्या मान्यता। तो आज हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लिपि। लिपि क्या है? लिपि जो है एक चिन्ह है, लिखने का स्टाइल है, जिसके आधार पर किसी भी भाषा को लिखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है। देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है जो न केवल हिंदी, साथ ही साथ संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी जैसी 120 से अधिक भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले है लिपि। क्या है? लिपि जो है एक चिन्ह है, जैसे ये सब एक चिन्ह है जिसके आधार पर हम इसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना, लिखने का स्टाइल, जैसे मान लीजिए मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ, जैसे लिख रही हूँ, देखिए ऐसा, तो देखने से पता चल जा रहा है ये जो है ना बिल्कुल इससे अलग है। तो ये रोमन लिपि है जिसका प्रयोग जो है अंग्रेजी में किया जाता है। ठीक है ना, तो अंग्रेजी की लिपि कौन सी हो गई? रोमन लिपि। लेकिन जब हिंदी हम लोग लिखते हैं तो जो हमारा लिखने का स्टाइल है, ये जो है ना, जो लिपि का चिन्ह है वो देवनागरी लिपि है। इसका प्रयोग संस्कृत में भी किया जाता है, मराठी में भी किया जाता है, कोंकणी में भी किया जाता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है। सबसे पहले लेखन दिशा क्या होता है? तो देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से, इधर से बाएं से, देखिए बाएं हाथ है ना, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की तरफ, दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। जैसे मुझे लिखना है दीपा, देखिए मैं बाएं तरफ से ऐसे दीपा गुप्ता, इस तरह से। तो मैं जो इधर ऐसे लिखते हुए जा रही हूँ, तो बाएं से दाएं तरफ में जा रही हूँ। किसी अन्य भाषा में भी आप देखेंगे कि वहां पे दाएं से, इधर से लिखते हैं और बाएं साइड आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बाएं से दाएं जा रहे हैं। साथ ही साथ शिरोरेखा, जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं तो शब्दों के ऊपर में एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब इस तरह से क्षैतिज रेखा डालते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिखी ना दीपा, इसमें ऊपर डाल दी, गुप्ता तो इसके ऊपर डाल दी, ठीक है ना, फिर लिखूंगी मेरा तो इसके ऊपर डाल दी। इसे जो है क्षैतिज रेखा, इसे शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा, इसके ऊपर एक शिरोरेखा डालते हैं, जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है, जो हर भाषा में हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना, इसके आधार पर हम जानते हैं। अक्षरों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं, और यह जो है शिरोरेखा इस लिपि की सबसे बड़ी पहचान होती है। वैज्ञानिक क्रम इसकी प्रमुख विशेषता है। तो इसके जितने भी वर्ण हैं, वर्ण का मतलब क्या हुआ? अ आ ई स्वर, व्यंजन क ख ग घ, तो इसके जितने भी वर्ण हैं, सभी वर्ण जो है ना उनका विन्यास बहुत ही वैज्ञानिक किया गया है, जो उच्चारण के स्थान पर आधारित है। जैसे उच्चारण का स्थान क्या है, जैसे क ख ग घ च छ ज झ, तो सबको जो है ना एकदम लाइन से रखा गया है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ, सबको एक साथ रखा गया है। जैसे प फ ब भ म, जैसे प वाला सीरीज है उसको होठ से बोलते हैं, प फ ब भ म, तो इसमें उच्चारण स्थान होठ हो जाता है। किसी का कंठ से होता है, किसी का तालु से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान जो है ना बिल्कुल वैज्ञानिक है, बहुत ही वैज्ञानिक है, जो स्थान के आधार पर आधारित है। सबसे बड़ी बात है यह ध्वन्यात्मक है, इसकी विशेषता है यह ध्वन्यात्मक है। मतलब इसमें जितने भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वर्ण हो चाहे बिंदी हो, अनुस्वार हो, जो भी हो, सबका उच्चारण होता है। जैसे कहा जाता है ना, अंग्रेजी के तो लेटर भी साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है। बिंदी भी बोलती है मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए कहीं पे लिखा हुआ है हस, ये हो गया हस, लेकिन इसके ऊपर हम बिंदी लगा दिए और फिर इसको ऐसे लिखे तो क्या हो गया? हंस। तो देखिए सिर्फ बिंदी बोल रही है ना, हंस। उसी प्रकार यदि हम उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगा दिए तो हास, फिर आ जाता है हास। इस तरह से बिंदी के आधार पर भी, जैसे देखिए कगन, और यदि इसके ऊपर बिंदी लगा दिए तो कंगन, बिल्कुल अंतर चेंज हो गया ना। तो इसमें कोई भी शब्द साइलेंट नहीं होते हैं, सभी शब्द, सभी जो वर्ण जो है बोलते हैं, साथ ही साथ उसकी बिंदी भी बोलती है। तो यह जो है ध्वन्यात्मक है। अब इसकी वर्ण संरचना हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। वर्ण संरचना जो है इसमें 52 है ना, सभी मिलकर 52 वर्ण माने जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 14 स्वर है और 34 से 38 तक के व्यंजन शामिल है। तो व्यंजन में बहुत बार जो है संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, 2 व्यंजन एक साथ मिले होते हैं। अभी इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे देखिए अ आ ई उ री,
ए ऐ ओ औ अं अह। अब यहाँ पे लग रहा है फ्रेंड्स बहुत कम बेसी होता रहता है। जब शुरू में हम लोग देखते थे तो री 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 री, ये जो री है ना इसमें री मतलब एक और उसका बड़ा होता था, फिर एक लरी भी होता था। ये देखिए इस तरह से लरी इस तरह का होता था, लेकिन धीरे धीरे अब इन ध्वनियों का प्रयोग जो है ना नहीं किया जाता है, बस एक री का ही प्रयोग किया जाता है। री री इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है, तो इसलिए जो है संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। साथ ही देखिए क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह छ त्र ज्ञ। तो इसमें जो है छ त्र ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, मतलब छ क और श से मिला है, त्र त और र से, ज्ञ ग और य से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से संयुक्त व्यंजन हुए। अब इसका इतिहास और उत्पत्ति जानते हैं, बिल्कुल थोड़े समय में फ्रेंड्स हम लोग पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इस चीज को बिल्कुल हमें याद कर लेना चाहिए। इसका विकास हम देखते हैं ब्राह्मी से गुप्त लिपि। ठीक है ना, ब्राह्मी जिसे हम लोग बोले कि उसकी तो जो मूल है ना वहां से निकली है, लेकिन वहां से गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और अंततः 7वीं से 10वीं, बिल्कुल इसको ध्यान रखना है हमको, 7वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास आधुनिक देवनागरी का स्वरूप विकसित हुआ। ब्राह्मणी से गुप्त, गुप्त से कुटिल और 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में उसके आसपास में देवनागरी लिपि का जो है ना स्वरूप विकसित हुआ है। नाम का अर्थ देखते हैं। देव का मतलब क्या हुआ? देवनागरी। तो देव का मतलब क्या हो गया? ईश्वर। और नागरी का मतलब हो गया नगर, मतलब भगवान के शहर में, भगवान के नगर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है देवताओं के नगर की लिपि। ऐसा माना जाता है कि देवनागरी लिपि जो है वो देवताओं के नगर की लिपि है। अब प्रमुख भाषाएं देखते हैं। ठीक है ना, कि हमारे भारत सरकार के द्वारा जो है ना इस लिपि को कहां कहां पर उपयोग किया जाता है। हमारे भारत सरकार ने इस लिपि को किन किन भाषाओं में मान्यता दे दी है। यह लिपि केवल हिंदी तक ही सीमित नहीं है, इसमें निम्नलिखित भाषाओं के लिए भी उपयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं भारत सरकार के अनुसार? हिंदी, ठीक है, हिंदी है तो जान ही रहे हैं, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोलियों में भोजपुरी, मैथिली, मगही, सिंधी और डोगरी। भारत सरकार के अनुसार इन भाषाओं को मान्यता, देवनागरी लिपि में मान्यता दे दिया गया है। अब हम लोग कुछ कुछ बातें जानते हैं जिसके बारे में हमें बहुत उत्सुकता होती है। जैसे भारत का कौन सा राज्य हिंदी नहीं बोलता है? कौन सा राज्य? हिंदी बोलने वाले राज्य को तो हम जानते हैं। कौन सा राज्य जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है? मतलब सरकार के अनुसार भी वहां पर हिंदी के लिए ऐसा नहीं है कि वहां हिंदी बोलना ही है, फोर्सफुली ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन राज्यों में हिंदी आधिकारिक भाषा नहीं है, कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, तो हमारी हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हम जानते हैं राजभाषा है। मतलब सरकार अपना काम करने के लिए उसका प्रयोग करती है राजकार्य के लिए, लेकिन इन राज्यों में हिंदी को अभी भी उतनी प्राथमिकता नहीं मिली है। यहाँ की जो मतलब लोकल भाषाएं हैं, वहाँ की जो भाषाएं हैं उसमें ही ज्यादातर काम किया जाता है। देवनागरी लिपि कितनी पुरानी भाषा है बताइए? 7वीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि का नियमित रूप से उपयोग होना आरंभ हो गया था और लगभग 10वीं तक देवनागरी का पूर्ण विकास हो गया था। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना, इस चीज को याद रखिएगा, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के नरेश जय भट्ट, एकदम इसको याद रखना फ्रेंड, जय भट्ट 700 से 800 ईस्वी के शिलालेखों में मिलता है। तो देवनागरी लिपि का प्रारंभ कब हुआ? 7 से 10 तक के बीच में हम उसको मान सकते हैं। 7 से 8 तक में सबसे पहला हमें कब दिखा है? जय भट्ट, नरेश जय भट्ट के शिलालेखों में हमें देवनागरी लिपि देखने को मिलता है। हिंदी भाषा का विश्व में कौन सा स्थान है? ये तो हमें बिल्कुल जानना ही चाहिए, बहुत बार ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन देखिए हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली मातृभाषा है, चौथी है, जो मंदारिनी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद आती है। परस्पर समझ में आने वाली उर्दू को भी शामिल करने पर यदि हम
हिंदी और उर्दू को साथ में शामिल कर लेते हैं। अभी उर्दू को हटा के बताया जा रहा है कि हिंदी जो है वो विश्व में चौथे नंबर पर है, लेकिन यदि हम साथ में उर्दू को भी जोड़ देते हैं, हिंदी और उर्दू को भी जोड़ देते हैं, तो यह मंदारिन और अंग्रेजी के बाद विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन जाती है। तो यदि उर्दू साथ में रहेगी तो वो विश्व के तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन यदि केवल हिंदी को देखेंगे तो वो विश्व में चौथे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। देवनागरी लिपि से संबंधित संपूर्ण जानकारी की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।